नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं DNCT लाइव। मैं हूं 145 साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र से एक लोकप्रिय जनप्रिय नेता की। जिस नेता की बात करें तो ऐसा सब लोग जानते हैं कि ये निर्दलीय चुनाव लड़े और बहुत कम वोट आया, लेकिन फिर भी इस मैदान से नहीं हटे। एकमात्र नेता हमें अब तक नजर आया जो हारने के बाद भी अपनी सेवा निरंतर जारी रखे। मैं अपने चैनल में सबसे पहले इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और इनसे अभिवादन करता हूं कि ये हैं इस बलिया में, तो उस वजह से लगता है कि कोई एक नेता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, चुनावी समय में हम जानना चाहेंगे कि लोजपा के आप प्रदेश महासचिव हैं, उसके बाद मुंगेर का प्रभारी भी नियुक्त किया गया आपको, लेकिन साहेबपुर कमाल विधानसभा में लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और आप भी मुझे लगता है कि चाहते हैं कि इसी विधानसभा में रहें। देखिए, सब कोई चाहता होगा जो हम अपने घर में रह कर के अपने घर की सेवा करें। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो चुनावी समय तो आ चुका है, तैयारी भी हम लगातार, लोग आज चुनाव का समय आया है तो लोग घूमना प्रारंभ किए हैं। पर मैं तो 10 वर्षों से यहाँ की जनता की सेवा लगातार कर रहा हूँ और अनवरत कर रहा हूँ। या नहीं जो महीना 2 महीना काम किया छोड़ दिया, ऐसी कहीं कोई बातें। प्रतिदिन आप देखेंगे तो मैं किसी न किसी गांव में किसी न किसी ज़रूरतमंद पीड़ित गरीब लोगों के बीच रहते हैं। और जहाँ तक आपने कहा चुनावी समय आ चुका है और चुनाव में आप आ रहे हैं, तो मेरा स्पष्ट मानना है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान, लोजपा के तमाम नेता और यहाँ की जनता जो निर्देश देगी उसका मैं पालन करूँगा। ये बिल्कुल वास्तविकता है कि इनका दिल कहता है कि मैं इस मिट्टी का संतान हूं तो मैं बाहर क्यों जाऊं, लेकिन जनता का भी प्रथम डिमांड होता है कि जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, प्रथम आवश्यकता या प्रथम प्योरिटी उनको ही मिलनी चाहिए। एक मुद्दा उठ के आ जाता है, यदि कोई बाहरी कैंडिडेट किसी क्षेत्र में आ जाते हैं तो सबसे पहला मुद्दा होता है कि बाहरी क्यों, क्या ये क्षेत्र जनविहीन हो गया, क्या यहाँ पे कोई जननेता नहीं थे, ऐसे सैकड़ों सवाल निकल के आते हैं। उसी सवाल के माध्यम से ये इनका कहना बिल्कुल मुनासिब है कि और वर्तमान में हम कहें तो लोजपा का ये पारंपरिक सीट भी बनता है। पिछले रनर आपके लोजपा ही था। उस देखिए, पिछले बार तो लोजपा ही यहाँ चुनाव लड़ी थी और दूसरे स्थान पर रही। जहाँ तक पूरे बिहार के संदर्भ में, बिहार में 17 सीट, चूँकि हमारी पार्टी ने जितने बिहार में भाजपा की सीट जितनी हुई सीट है हमारी पार्टी ने छोड़ दिया। जदयू के जितना सीट जीता हुआ है हमारी पार्टी ने छोड़ दिया। लेकिन हम जहां दूसरे स्थान पर हैं, जहां कांग्रेस और राजद के महागठबंधन के लोग जीते हुए हैं, हमारी वहां दावेदारी है और हम वहां दूसरे स्थान पर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में एक साहेबपुर कमाल विधानसभा भी वह 17 विधानसभा में है जो हमारी पार्टी ने दावेदारी बनाए हुए हैं। और मुझे लगता है पिछले बार दूसरे स्थान पर रहे हैं और इसमें बार भी मुझे ऐसा लगता है, मैं यह नहीं कहूँगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निश्चित रूप से कहे हुए हैं जहां हम दूसरे स्थान पर हैं वहां चुनाव हम लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है जो पार्टी यह सीट लेगी और यहाँ से लोजपा चुनाव लड़ेगी। ये वर्तमान में यदि दूसरे स्थान की बात करते हैं तो इस विधानसभा क्षेत्र में मैं एक जनता की भाषा में बोल रहा हूं कि जो प्रथम स्थान के व्यक्ति थे वो अस्वस्थ होने की वजह से उनकी निष्क्रियता देखी गई। यानी कि जो लोजपा थे तो लोजपा के प्रतिनिधित्व के तौर पर लोग इनको देखते आए हैं 5 साल तक। मैं भी देखता आया हूँ कि जो वर्तमान है, निष्पक्षता की बात है, मैंने इनको 5 साल तक इस विधानसभा क्षेत्र में देखा है और इनके कार्यकाल से यदि कहीं भी मैं चुनावी चर्चा किया हूं या कहें कि जो भी जनता के द्वारा एक होता है चुनावी 2020 जो हम जाते हैं आमजन के बीच में, उसमें यदि किसी विधायक का, भावी विधायक का नाम लिया जाता है तो वो नाम सिर्फ सुरेंद्र विवेक होता है। इसके लिए सर आप उन जनता को, मुझे लगता है कि आप सुनते होंगे, कैसा मैं नहीं, आप एक भावी विधायक के रूप में आपने कहा, इस पर मुझे आपत्ति है। यह आप कहते जो भावी सेवक लगातार सेवा कर रहे हैं तो निरंतर यह सेवा करेंगे, यह आप कहते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता।
भावी विधायक होना वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह हमको चुनाव लड़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ाएंगे तो जनता की सेवा करेंगे। तो हम साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र को मानना चाहिए कि लग रहा है कि लोजपा के कैंडिडेट हैं आप और आपके पक्ष में आना चाहिए। देखिए, मैं तो पुनः कहा, जो सिर्फ साहेबपुर कमाल की बात नहीं है, 17 विधानसभा ऐसे हैं जहां हम दूसरे स्थान पर रहे हैं। भाजपा और लोजपा के जो जीती हुई सीट है उसको छोड़ करके, तो ये 17 विधानसभा मेरी पार्टी लेगी और यहाँ मेरी पार्टी जीतेगी। इसके अलावे और सीट मिलेगा तो 17 प्लस करके सीट हम लेंगे। हमारी मांग तो है 42 सीटों की, चूँकि पिछले बार मैंने लड़ा था एनडीए से 42 सीट, हमारी दावेदारी है जो एनडीए 42 सीट हमको दे, और साहेबपुर कमाल तो ऑलरेडी है ही हमारा सीट है। आप विधानसभा पहुंचते तो इस विधानसभा के लिए कोई खास सपना आपका जो आपको लगता हो कि हमारे विधानसभा का उत्थान हो जाए या आपके द्वारा कार्य हो जाए तो जन जन तक याद करते रहें आपको? देखिए, सपना तो सबसे बड़ा सपना हमारी लड़ाई है, जिसमें मैं एक सामाजिक कार्य करता था, तो मैं एक राजनीतिक कार्य करता हूँ। सामाजिक कार्य करता था, उसी समय मैंने इस बलिया अनुमंडल को जिला बनाने की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। और जिला बनाने के पीछे मेरा तर्क है जो बलिया का आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से विकास होगा। इसीलिए मेरी अपनी सोच है जो बलिया अनुमंडल सबसे पहले जिला बने, और जिला बनेगा तो स्वतः इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेंगे, ITI यानी तकनीकी संस्थान और गैर तकनीकी संस्थान खुलेंगे। तो यहाँ के बच्चों को पढ़ने में असुविधा नहीं होगी, और जहाँ पढ़ने का अवसर मिलेगा तो स्वतः हमारा भविष्य शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो आर्थिक रूप से संपन्नता हमारे बलिया अनुमंडल में आएगी। आपने बड़े सपने की बात की, लेकिन जो माध्यमिक से उच्च माध्यमिक से जो ग्रेजुएशन की जो प्रक्रिया है उसके तहत एक डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पर, आप इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के सपना कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं डिग्री कॉलेज की भी बात कर रहा हूँ। डिग्री कॉलेज नहीं बल्कि बालिकाओं के लिए ही महिला कॉलेज की भी मेरी बनाने की सपना है। जब स्वतः यह हमारा बलिया अनुमंडल डिस्ट्रिक्ट होगा, जिला बनेगा, स्वतः मैंने क्या कहा, तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों संस्थान स्वतः खुलेंगे। अच्छा, मूल रूप से हम जो साहेबपुर कमाल विधानसभा के लोग हैं, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग दियारा क्षेत्र में रहते हैं, जो गंगा का मैदानी भाग है, वास्तविक रूप में उपजाऊ भी है, लेकिन उनके जाने का जो मूल रास्ता है, उन रास्ते में काम हुआ सरकार के द्वारा, ये नहीं कहेंगे कि काम नहीं हुआ, उनको PCC RCC करके दिया गया, लेकिन उनका रोड गेज जो ऊंचाई है उसको क्यों नहीं सोचा गया? उसको सोचना चाहिए था। मात्र 5-6 फीट यदि उठा दिया जाए तो गंगा का पानी आता रहे, उसमें स्लुइस गेट बना रहे, पुलिया बना रहे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्या आपने कटाव की चर्चा की? जी नहीं, कटाव की नहीं, हम उस पर भी दो बिंदु पर जाऊंगा। मैं कटाव के संदर्भ में भी जाऊंगा और जो सड़क पर जल जमाव है इस संदर्भ में भी जाऊंगा। कटाव के संदर्भ में हमारे विधानसभा में 4 पंचायत ऐसे हैं जो पूर्णतः बाढ़ पीड़ित हैं, यानी कटाव भी पीड़ित हैं, और 3 पंचायत ऐसे हैं जो आंशिक रूप से जो है सो पीड़ित हैं। तो इस कटाव से, इस बाढ़ विभीषिका को रोकने के लिए मेरा यह भी मांग है जो सिमरिया से लेकर मुंगेर तक गंगा कॉरिडोर का निर्माण हो, यह भी मेरा सपना है। अगर यह बन जाता है तो स्वतः हमारा क्षेत्र निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ और विकसित क्षेत्र मेरा होगा। हमारा क्षेत्र क्यों, इसमें तो पूरे राज्य का उत्थान हो जाएगा। नहीं, ठीक है। पहले घर को ठीक होगा तो बाहर स्वतः ठीक हो जाएगा। हम इकाई हैं, हम इकाई ठीक होगा, एक ईंट अगर अच्छे से लगता है तो बाहर निश्चित रूप से एक अच्छा बनेगा। और जहाँ तक दियारा वासियों के लिए मुख्य मार्ग है, भगतपुर में पानी का जमाव है, आपका कहना मूलतः मुझे जैसा कि लगता है आप यही कह रहे हैं, वह मार्ग बहुत चौड़ी सड़क है, वह 200 फीट का वो सड़क है। आज जान करके आपको आश्चर्य होगा और सरकार को भी यह पता होगा, लेकिन वह अतिक्रमित है। और जहाँ तक सड़क विभाग ने बनाया है, मुझे तो लगता है कि तकनीकी ज्ञान शायद विभाग के पास नहीं है। अगर तकनीकी ज्ञान रहता तो स्वतः दोनों तरफ नाला दे करके और उस सड़क को 4 फीट 5 फीट ऊंचा करके बनाते। लेकिन मैं इस संदर्भ में एक्जीक्यूटिव से उस समय वर्तमान
कार्यपालक अभियंता ने याद नहीं पड़ा, लेकिन मैं उनसे मिला था। उनसे मैंने कहा था, ये सड़क बनने वाली थी उससे पहले, जब इसका एस्टीमेट हो रहा था, मैंने कहा था जिसको 4-5 फीट ऊंचा करके दोनों तरफ नाला दे करके आप सड़क बनाएंगे जितनी आबादी है, यानी अर्थात यहाँ भगतपुर से लेकर के और तुलसी टोल गांव तक। मैंने उनसे ये अनुरोध किया था, लेकिन पता नहीं लोगों को समझ में क्यों नहीं आया, जिसका परिणाम है जो आज सड़क पर, ये भगतपुर की बात नहीं है, जब मैं और भी शादीपुर देहरा, बिशनपुर देहरा, हम जब यहाँ से निकलता हूँ तो देखता हूँ जो तुलसी टोल तक मोटा मोटे जल जमाव रहता है। भाई आपने सड़क बनाया है तो तकनीकी दृष्टिकोण से उस सड़क को बनाना चाहिए था, सिर्फ ऐसे नहीं जो हम पीसीसी कर दिए, हम ढलाई करवा दिए और है सो सड़क नीचे गड्ढे में हम बना दिए। तो ये कहीं तक ये तकनीकी रूप से ठीक नहीं है। हाँ, सरकार से हम मांग करता हूँ जो अब जब भी वह एस्टीमेट बने तो निश्चित रूप से 3 फीट से लेकर के 6 फीट तक उसकी ऊंचाई दें, दोनों तरफ नाले का निर्माण हो, ताकि घनी आबादी है, पानी का जल जमाव नहीं हो, इसके लिए दोनों तरफ नाले का निर्माण हो। यह सरकार से मैं मांग करता हूँ। मैं इनका नाम फिर से बताना चाहूँगा, इनका नाम है इंजीनियर सुरेंद्र विवेक। तकनीकी बातों का मतलब आप समझ गए होंगे, मुझे ज़्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री साहब भी इंजीनियर हैं, लेकिन जो तकनीकी खामियां आज एक जननेता को कहना पड़ रहा है कि सरकार ने काम किया लेकिन तकनीकी खामियां रह गई, उसका कारण ये है कि आप किसी के तकनीकी भाव को समझते नहीं हैं, जनता को नहीं समझते हैं। अरे जनता सबसे बड़ा इंजीनियर है, वो आपको बता देगी कि कहाँ से पानी जा रहा था और कहाँ से पानी को निकलना चाहिए था और कितना पानी का लेवल आएगा। लेकिन पता तब चलता है जब आपका एस्टीमेट बन जाता है और आपका कार्यपालक जब कार्य क्षेत्र में आता है, तब वो ना जनता की बात सुनता है और ना इस जननेता की बात सुनता है, जिसकी वजह से आपका आरसीसी करोड़ों का प्रोजेक्ट फंड हमारे पानी में डूबा रहता है, गंदे नाली का रूप ले लेता है। ये दुर्भाग्य है। लेकिन ऐसे जननेता यदि विधायक बनेंगे या जनसेवा तक पहुंचते हैं जहां से इनका पावर चले, पैसा चले या सरकारी पैसों का उपयोग हो, तो हमें लगता है कि जरूर क्षेत्र का उत्थान होगा और भला होगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा गंगा कॉरिडोर की जो बात की, जैसे साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र है, जस्ट इसके पीछे मटिहानी विधानसभा क्षेत्र है, यदि वो सिमरिया से बनता है तो मुझे लगता है इस दोनों के दोनों विधानसभा क्षेत्र का अपने आप कल्याण हो जाएगा। पूरे बेगूसराय जिले का हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि बच जाएगा, कटाव से मुक्ति मिलेगी और मुझे तो लगता है वह पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित हो जाएगा, क्योंकि गंगा के किनारे जो गंगा कॉरिडोर बनेगा तो पर्यटक के रूप में भी बिहार सरकार के आय का एक संसाधन भी का स्रोत भी बनेगा। ऐसे में जरूरत है सिर्फ सोच को सोच से मिलाने की और ऐसे जननेता को सदन तक पहुंचाने की। जी धन्यवाद।